नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मौसम बदल रहा है, कभी दिन में गर्मी होती है, शाम को थोड़ी सी जो तापमान है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी स्वास्थ्य अगर ख़राब कर लेंगे तो परीक्षा की तैयारी में बहुत समस्याएं होंगी। ठीक है, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के आराम में, जहाँ पे हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं फिलहाल। और राजस्थान के लोक देवताओं में पंच पीरों के बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और पंच पीरों में हमने अभी तक बापू जी, रामदेव जी और हड़बू जी को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद का आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो अगले पंच पीर है, गोगा जी हैं। इसके बाद एक पंच पीर और बचेंगे, मेहाजी मांगलिया जी। गोगा जी के बारे में थोड़ी सूचनाएं ज़्यादा हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आपका उपयोग आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गोगा जी की हम बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेहाजी मांगलिया जी की। जो मेहाजी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम मेहाजी में ज़्यादा सूचनाएं नहीं है, तो 10 मिनट का मेहाजी होगा। उसके अलावा हम जो 5 पंच पीरों के हैं, इनके क्वेश्चंस को करेंगे कि किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गोगा जी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज है गोगा जी। गोगा जी आज किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? गोगा जी। तो सबसे पहले हम जन्म पढ़ेंगे कि जन्म कब हुआ। तो गोगा जी का जन्म कब हुआ? गोगा जी का जन्म कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म होता है। 1946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म होता है। ये ईस्वी की बात है। अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये 1946 में आप क्या जोड़ देंगे? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ईस्वी में अगर 57 जोड़ देते तो विक्रम संवत निकलता है। तो 6 और 7 13, 5 4 9 1 10 और 9 1 10, 1003 विक्रम संवत। कब हुई? विक्रम संवत 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। 1946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1946 ईस्वी में जन्म कहाँ होता है? 1946 ईस्वी में जन्म कहाँ होता है? चूरू जिले में। कहाँ? स्थान कौन सा है? जन्म का स्थान कौन सा है दोस्तों? चूरू जिला। कौन सा स्थान है? चूरू जिला। चूरू जिला। जिला चूरू, गांव है ददरेवा गांव। कौन सा गांव है? ददरेवा। ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1946 ईस्वी में। कब होता है? 1946 ईस्वी में ददरेवा गांव में इनका क्या होता है दोस्तों? जन्म होता है। 1946 ईस्वी में ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है। ददरेवा गांव यानी जन्म स्थान को इनको क्या एक नाम से और जाना जाता है, उस नाम को बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या नाम है बेटा? शीर्ष मेढ़ी। क्या नाम बेटा? शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी नाम से जाना जाता है। तो जन्म हो गया 1946 में। विक्रम संवत पूछे तो 1003 विक्रम संवत। स्थान कौन सा है? चूरू जिला है। जिले में कौन सा गांव है? ददरेवा गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है। आप लिख लीजिए कि इनका जन्म आगे लिख लीजिए 1946 ईस्वी, और स्थान में जिला चूरू, गांव ददरेवा। जिला चूरू, गांव ददरेवा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पिता पिता इनके थे जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। पिता का नाम था जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। इनकी माता के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनकी माता के बारे में, मतलब माताओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के बारे में पूछा गया। तो इनकी माता का नाम क्या था? बाछल देवी। क्या नाम था दोस्तों? बाछल देवी। बाछल बाछल देवी। आपसे पूछे इसकी पत्नी का नाम, कि गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो अगर पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था दोस्तों? केलम दे। पत्नी केलम दे थी, और ये कहाँ की थी? जोधपुर के कोलमुंड गांव की थी। कहाँ से निवास करती थी? जोधपुर के कोलमुंड गांव में। कोलमुंड गांव से कोई और भी था। कौन था? बापूजी थे। कोलमुंड गांव से कौन थे? बापूजी थे। बापूजी गांव से ये निवास करती थी। ठीक है। तो केलम दे का संबंध जोधपुर के कोलमुंड गांव से है, जो कि किसकी पत्नी थी? गोगा जी की पत्नी थी। यानी गोगा जी बापूजी क्या हो गए? बहनों हो गए एक तरह से। ठीक है, अगर आज के समाज में बात करें तो बहनों हो गए। तो कोलमुंड गांव से थी। जन्म 1946 में हुआ। स्थान चूरू जिले में ददरेवा गांव, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। शीर्ष मेढ़ी क्यों कहते हैं?
इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। पिता क्या थे? जेवर सिंह। माता क्या थी? बाछल देवी। पत्नी कौन थी? केलम देवी। क्या नाम था पत्नी? केलम देवी। कहाँ की राजकुमारी थी? कहाँ की संबंध रखती थी? कोलमुंड गांव से, जोधपुर के कोलमुंड गांव से रखती। जब पत्नी की चर्चा हुई है तो पत्नी की बात करें तो इनका विवाह हो रहा था। क्या हो रहा था? विवाह किसका? गोगा जी का विवाह हो रहा था। तो गोगा जी का विवाह हो रहा था तो इनकी पत्नी को क्या हुआ? सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो गोगा जी ने मंत्र पढ़े। गोगा जी गुस्से में आ गए और मंत्र पढ़ने लगे, है ना। गोगा जी गुस्से में आ गए, मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ये मान लीजिए इनकी पत्नी है, सांप ने काट लिया, ये बेचारी लेटी हुई है ना। सांप ने काट लिया, ये बेचारी लेटी हुई है ना। अब मंत्र पढ़े तो सांप आया, यहां सांप आया और पूरा जहर वापस ले लिया। और गोगा जी की पत्नी क्या हो गई? फिर से स्वस्थ हो गई। गोगा जी की पत्नी फिर से क्या हो गई? स्वस्थ हो गई। गोगा जी की पत्नी फिर से स्वस्थ हो गई। गोगा जी की पत्नी फिर से स्वस्थ हो गई, ठीक है। तो विवाह के समय गोगा जी की पत्नी को सांप ने काट लिया, केलम देखो तो गुस्से में आ गए। गोगा जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और जब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए तो गोगा जी की पत्नी फिर से जीवित हो गई। इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? नागों का देवता। क्या बोला जाता है? नागों का देवता। नागों का या सर्प सांपों का देवता, सर्पों का देवता बोला जाता है। यानी इनके स्थान पे कहते हैं कि इनके स्थान पे सांप कटे हुए इंसान को ले जाओ तो वहां पे जो इनके भोपे होते हैं वो सांप कटे इंसान को ठीक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब हो सकता है पहले होता हो, लेकिन अभी अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में, हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया बहुत देखते हैं। अगर ऐसा किसी आपके आसपास किसी सांप ने किसी को काट लिया तो आपको किसी स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, ठीक है। पर किसी स्थान सबसे पहले आप उसका मुख्य चिकित्सा कराओ, सबसे पहले आप उसका उपचार करो, है ना। बहुत आजकल हर हॉस्पिटल में, हर छोटे क्लिनिक में, सरकारी क्लिनिक में एंटीडॉट होते। क्या होते हैं? एंटीडॉट मिलेंगे आपको। एंटीडॉट होते हैं जो सांप काटने के तुरंत दे दिए जाए ना तो जान बच जाती है। कई बार मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि सांप ने काट लिया और वहाँ पे किसी स्थान पे ले गए। मैं किसी लोक देवता के बारे में बुराई नहीं कर रहा, ले जाते हैं स्थान पर। उस स्थान पे ले जाने से क्या होता है? सांप कभी कभी बच जाए, कभी नहीं भी बचे ना। तो कोशिश ये रहेगी कि अखबारों में जो पढ़ने को आता है, बच्चे या लोग मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो जैसे अगर आपके आसपास कोई सांप ने काट लिया हो तो आप किसी स्थान पे, आप गांव में हैं इस वक्त, और गांव में किसी स्थान पे ले जाने के पहले आप लोगों को सलाह दो कि पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दो, उसके बाद आप देवता के पास या लोक देवता से इनसे उपचार करवाएं, पर पहले मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी, ठीक है। चलिए, तो क्या है? नागों का देवता, सर्प देवता दिखते हैं, क्योंकि विवाह के समय इनकी पत्नी को सांप ने काट दिया था, मंत्र पड़े और सांप ने आके फिर से जहर को पूरा पी लिया और इनकी पत्नी जीवित हो गई, इसलिए इन्हें नागों का देवता कहा जाता है। इसलिए इन्हें नागों का देवता कहा जाता है। अगली अगर बात करें तो एक ग्रंथ है कायम खा रासो। कायम खा रासो, ग्रंथ का नाम क्या है? कायम खा रासो। क्या नाम है ग्रंथ का? कायम खा रासो। ग्रंथ का नाम है कायम खा रासो। ग्रंथ का रचयिता कौन है? ग्रंथ का रचयिता कौन है? जान कवि। लेखक, रचयिता कौन है? जान कवि। क्या नाम है इसका? जान कवि। जान। लेखक का रचयिता कौन है? जान कवि। इस जान कवि द्वारा रचित कायम खा रासो से हमें जानकारी मिलती है। हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? हमें यह जानकारी मिलती है कि गोगा जी वर्सेस युद्ध हुआ महमूद गजनी के मध्य। गजनी के मध्य में युद्ध हुआ, और ये युद्ध कहां हुआ? चिनाब नदी के किनारे। कहां हुआ? चिनाब, झेलम, याद है? कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे हुआ। गोगा जी और महमूद गजनी का युद्ध होता है चिनाब नदी के किनारे। पर होता क्यों है? होता क्यों है? तो देखो, गोगा जी के दो चचेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जुन, अर्जुन और सुरजन, सॉरी सुरजन, अर्जुन और सुरजन, ये दो चचेरे भाई हैं। किसके? गोगा जी के। गोगा जी और इनमें भाई चचेरे भाई में लड़ाई हो गई तो इन्होंने क्या करा? इनकी गाय ले गए। ये महमूद गजनी, ये दोनों भाई कहाँ आ गए? महमूद गजनी के पास। कहाँ आ गए दोस्तों? महमूद गजनी के पास आ गए, है ना। उन दिनों महमूद गजनी था। महमूद गजनी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दें कि क्यों आ गए, वो इसलिए आ गए कि गोगा जी का जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत में, ठीक है। तो सॉरी, हुआ तो विक्रम संवत है, लेकिन ईस्वी की बात करें तो गोगा जी का जन्म 1946 ईस्वी में हो गया, ईस्वी में हो गया। महमूद गजनवी भारत पहली बार आए 1001 ईस्वी में।
तो ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। गोगा जी और महमूद गजनी भी क्या थे, समकालीन। तो गोगा जी, प्रश्न आपसे ये पूछे गोगा जी निम्न में से किस गजनी शासक के समकालीन था, तो किसके था, महमूद गजनी के समकालीन थे। ये 101 में भारत आते हैं और भारत पे 17 बार आक्रमण करते हैं, है ना। तो 17 बार आक्रमण करते हैं, सोमनाथ को भी इन्होंने लूटा था। तो उस समय क्या हुआ कि अर्जुन और सर्जन इनसे नाराज हो गए, इनसे करके गजनी के पास मदद मांगने चले गए। गजनी ने जब इनके बारे में सुना तो गजनी ने अपने बंदे भेजे और इनकी क्या लिया है दोस्तों, गाय लिया है। क्या लिया है, गाय लिया है। कौन लिया है, गजनी। क्या लिया है, गाय। गाय लिया है, इनकी गाय लिया है। अब गाय लिया है तो अपनी गायों को छुड़ाने के लिए महमूद गजनी से युद्ध करते हैं। युद्ध करके अपनी गाय को ले आते, कहाँ करते हैं, चिनाब नदी किनारे। युद्ध करके अपनी गायों को तो ले आते हैं, हो गया। तो बात यह कि कायम खान रासों से हमें गोगा जी और महमूद गजनी के मध्य के युद्ध का पता लगता है। तो गजनी किसके समकालीन हुए, महमूद गजनी के समकालीन हुए। युद्ध किस किस के मध्य में हुआ, गोगा जी और महमूद गजनी के युद्ध में के बीच में युद्ध हुआ, और कहाँ हुआ, चिनाब नदी के किनारे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि भाई गाय लिया है। अब गाय लिया है, आगे भाई जब यहाँ आने के बाद इन्हें पता लगा कि यार गाय तो मैं ले आया, लेकिन ये गाय वहां तक गई कैसे। तो इन्हें पता लगा कि भाई अर्जुन और सर्जन ने वहां पे गाय पहुंचाई, अर्जुन और सर्जन ने वहां गाय पहुंचाई, अर्जुन और सर्जन ने वहां गाय पहुंचाई। तो इन्होंने युद्ध किया इनसे, किससे, अर्जुन, गोगा जी। हाँ, इससे पहले एक बात बता दूं, गोगा जी ने जब गजनी से युद्ध किया ना, गजनी से युद्ध किया, गोगा जी ने गजनी से युद्ध किया। किससे युद्ध किया, गजनी से। गोगा जी ने गजनी से युद्ध किया, गजनी से युद्ध किया। तो गजनी से युद्ध करते समय गोगा जी बहुत शौर्य से लड़े, बहुत पराक्रम से उनसे साथ युद्ध किया और अपनी गायों को वापस लेके आए थे। इसी युद्ध को, पराक्रम को देखते हुए गजनी ने इन्हें क्या बोला, जाहर पीर। क्या बोला दोस्तों, जाहर पीर। कि इतना पराक्रम किसी ही पीर में ही हो सकता है, इंसान में नहीं हो सकता। यानी पीर को मुस्लिम्स में, पीर को बहुत ऊपर माना गया है, मतलब जादूगर माना गया है, या जादूगर बोल लो, या बहुत ही अगर अपने यहाँ देखो तो संत बोल लो, कि ऐसा आदमी तो एक इंसान नहीं कर सकता, ऐसी लड़ाई कोई पीर ही कर सकता है। तो इन्होंने जाहिर किया। और पीर मुस्लिम्स में किसको बोला जाता है, जो इंसान शांत हो जाता है, जो इंसान जीवित नहीं होता उन्हें पीर बोलते हैं ना, पीर बाबा की मजार है ऐसे बोलते हैं ना, जो इंसान जिंदा नहीं होता। लेकिन गजनी ने साक्षात गोगा जी को जाहर पीर बोला। जाहर पीर का मतलब क्या था दोस्तों, जिंदा पीर। क्या था, जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब जो जीवित था, जिंदा पीर बोला। किसने बोला, महमूद गजनी ने। तो गोगा जी का एक उपनाम तो मैंने बताया नागों का देवता, दूसरा उपनाम क्या होता है, जाहर पीर। ये जाहर पीर नाम किसने दिया, इसका मतलब क्या होता है, जिंदा पीर होता है। और ये नाम किसने दिया, महमूद गजनी ने दिया। किसने दिया, महमूद गजनी ने इन्हें ये नाम दिया। तो गोगा जी इनसे लड़के आ गए, जाहर पीर की उपाधि लेके आ गए। यहाँ आगे गोगा जी किससे युद्ध करते हैं, अपने चचेरे भाइयों से। उन्हें पता लगता है ये करतूत किसकी, गायों को भेजने की। तो अपने चचेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन से युद्ध करते हैं। और युद्ध करने पे ये क्या, इनकी मृत्यु हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त होती है। गोगा जी क्या होता है, वीर गति को। गोगा जी क्या हो गए दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए, गोगा जी की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो ऐसा आसान नहीं उनको गोगा जी का वीर गति को प्राप्त होना। गोगा जी का क्या है कि सिर और धड़ अलग अलग कर देते हैं। तो सिर तो कहां गिरता है इनका, सिर की बात करें, अगर इनके सिर की बात करें, या शीश की, या इसको शीश भी बोलते हैं, शीश की बात करें, तो ये कहां जाके गिरा, ये गिरा ददरेवा गांव में, चूरू में। ददरेवा गांव में गिरा। अब ददरेवा गांव में सिर गिरा, सिर यानी शीर्ष, जहां ही सिर गिरा उसको क्या बोल दिया, शीर्ष मेढ़ी। क्या बोल दिया दोस्तों, शीर्ष मेढ़ी। ददरेवा गांव में शीर्ष मेढ़ी बोला गया। तो शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा गांव को शीर्ष मेढ़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी का सिर वहां गिरा था, तो इसका नामकरण हो गया शीर्ष मेढ़ी। अब धड़, जब सिर अलग हो गया तो धड़ ने भी बहुत युद्ध किया। कहते हैं कि बहुत सारे सैनिकों को मारा। पर अब जब धड़ तो धड़ ही था, मारते मारते कहां तक पहुंच गया ये सिर, ये धड़ जाके कहां गिरा, ये धड़ गिरा, धड़ गिरा दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहा, हनुमानगढ़ में एक जगह है, तहसील है नौहर। कौन सी है, नौहर। यहां जाके क्या होता है दोस्तों, सिर गिर जाता। तो हनुमानगढ़ के नौहर में जहां धड़ गिरा उसे क्या बोला गया दोस्तों, धुरमेड़ी। क्या बोला गया, धुरमेड़ी। धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। क्या बोला गया दोस्तों, गोगा मेड़ी है बेटा। क्या बोला गया, धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी बोला गया, ठीक है बेटा। तो क्या बोला गया बच्चों, धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी बोला गया, ठीक है। तो अर्जुन सुरजन से युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए, सिर धड़ से अलग हो गया, सिर गिरा चूह के ददरेवा गांव में जहां शीर्ष मेढ़ी बोला गया, और धड़ गिरा कहाँ, हनुमानगढ़ में। कहाँ गिरा, हनुमानगढ़ में, नौहर में। तो
उस जगह को क्या बोला गया दोस्तों? धुरमेड़ी या गोगामेड़ी बोला गया। उस जगह को क्या बोला गया? धुरमेड़ी या गोगामेड़ी बोला गया। अब ये धुरमेड़ी की जो गोगामेड़ी ना, अगर हम बात करें धुरमेड़ी की, ये है धुरमेड़ी, ये इसे हम बोलते हैं गोगामेड़ी। ये क्या है? गोगा जी का मुख्य मंदिर है। गोगा जी का मुख्य मंदिर है, मुख्य तीर्थ स्थल भी बोल सकते हैं, है ना। तो अपन बोलेंगे मुख्य मंदिर, ठीक है। मुख्य मंदिर क्या है? धुरमेड़ी गोगामेड़ी का मुख्य मंदिर। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हर साल मेला लगता है। कब लगता है? भादवे का महीना है। भादवा मतलब अपन बोलचाल में भादवा बोलते हैं, यानी भाद्रपद का महीना। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है दोस्तों? कृष्ण पक्ष। और दिन कौन सा है? नौवा, नवमी। भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला लगता है। और इस नवमी को क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। जब हम त्योहार, तीज त्योहार पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में और चर्चा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गोगा नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी को मेला लगता है। धुरमेड़ी गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? धुरमेड़ी गोगामेड़ी कहाँ स्थित होता है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में। तो यहाँ नौहर हनुमानगढ़ में। जिला कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। भाद्रपद के कृष्ण नवमी को मेला कहाँ लगेगा? नौहर हनुमानगढ़ में लगेगा, पहला मेला। दूसरा मेला भी लगता है, पर वो सांचौर में लगता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे ना। पहला मेला, मुख्य मेला कहाँ लगेगा? धुरमेड़ी में लगेगा। कहाँ लगेगा? धुरमेड़ी गोगामेड़ी में लगेगा। अब देखो, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर के निर्माण की अगर बात आती, इस मंदिर के अगर निर्माण की बात करें, तो इस मंदिर को बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अब जब मुगलों ने बनाया, तुगलकों ने बनाया, तो इसकी आकृति वैसी होती है, इसकी आकृति मकबरे नुमा है। देखो, मस्जिदों की जो आकृति होती है मकबरे नुमा होती है ना, मकबरे नुमा। तो इस मंदिर की आकृति भी उन्होंने क्या बोली? मकबरे नुमा कर दी, क्योंकि तुगलकों ने बनाया तो अपने हिसाब से बनाया, मकबरे नुमा कर दी। और इसका मुख्य दरवाजे पे क्या अंकित करवा दिया? बिस्मिल्लाह। मुख्य दरवाजे पे बिस्मिल्लाह अंकित करवा दिया। मुख्य दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह का उन्होंने एक मोहर लगवा दी, अंकित करवा दी। तो धुरमेड़ी गोगामेड़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पे इनका मुख्य मंदिर है, जहां पे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला लगता है हर साल। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके मकबरे नुमा निर्माण करवाया था, और बिस्मिल्लाह का उसमें अंकित करवा दिया था। क्या अंकित करवा दिया दोस्तों? बिस्मिल्लाह का उसमें बिस्मिल्लाह अंकित करवा दिया था, ठीक है। अब इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का जो वर्तमान में जैसा दिखता है ना, तो वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? वर्तमान स्वरूप, मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? ये बनाया गंगा सिंह ने। किसने बनाया दोस्तों? गंगा सिंह ने। और ये गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। कहाँ के शासक थे दोस्तों? बीकानेर के। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। ये गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप बनाया। तो गंगा सिंह के बारे में थोड़ी जान लें। गंगा सिंह का जो समय था 1887 से बीकानेर में 1943 तक रहा, है ना। इन्होंने 1927 में 1921 में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी बने। इन्हीं के समय में छप्पनी अकाल पड़ा, जिसके बारे में हम जब गंगानगर के गंगा सिंह पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अंग्रेजों की तरफ थे या राजस्थानियों की तरफ थे, थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन गंगा सिंह ने काम बहुत करवाया। तो 1856 अकाल इनके समय पड़ा, तो अकाल राहत कार्य में गजनेर झील का निर्माण करवाया। 1927 में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? गंग नहर का। गंग नहर का निर्माण करवाने की वजह से इन्हें आधुनिक भारत का क्या बोला जाता है? भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे बोला जाता है? गंगा सिंह को, जो बीकानेर के शासक थे। इन्होंने ही गोगामेड़ी के वर्तमान स्वरूप को बनवाया। गोगामेड़ी के वर्तमान स्वरूप को किसने बनाया? गंग सिंह ने बनवाया, ठीक है। यहां तक की बात समझ। अब ये मंदिर है, देखो ये मंदिर है ना, ये मंदिर हो गया, है ना। यहाँ पे कोई झंडा वंडा होगा, मंदिर है। इस मंदिर के बाहर एक कुंड है, यहाँ पानी भरा है। ये क्या है? कुंड है। इस मंदिर के बाहर क्या है? कुंड है। तो इस कुंड को क्या बोलते हैं? नरसिंह कुंड। क्या बोलते हैं? नर
नरसिंह कुंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? नरसिंह कुंड। तो मंदिर के बाहर स्थित कुंड को क्या बोलते हैं? नरसिंह कुंड बोलते हैं, है ना। इसी तरह मंदिर के बाहर या चारों तरफ क्या जंगल है? ये जंगल है, ऐसे जंगल है, पेड़ पेड़ है ना, पेड़ बने हुए हैं, झाड़ियां हैं, है ना। तो इन झाड़ियों को क्या बोला, इन जंगल को क्या बोला जाता है? इस जंगल को तो बाणी, ओयन, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इसलिए, ओयन या जोड़, क्या बोलते हैं? तीन नामों से कोई सा भी नाम दे देगा आपको, बोलते हैं। ये तो बाणी बोलते हैं, या ओयन बोलते हैं, या जोड़ बोलते हैं। ये तो बाणी बोलते हैं, ओयन बोलते हैं, या जोड़ बोलते हैं। बाणी बोलते हैं, ओयन बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। ये दो बात हो गई। कुंड को क्या बोलते हैं? नरसिंह कुंड बोलते हैं। और जंगल को क्या बोलते हैं? तो बाणी, ओयन या जोड़ बोलते हैं। अब देखो, मंदिर में जब मेला लगता है भागपत की कृष्ण नवमी को, जब मेला लगता है तो पूरे दुनिया से लोग, पूरे भारत से लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा तो राजस्थान से जाते हैं यहाँ पे घोघा मेड़ी नौर में, परंतु पूरे पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, सब जगह से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी से जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, यूपी, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। सॉरी, कहाँ से लोग आते हैं? उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा राजस्थान के बाद कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं उनको क्या बोला जाता है? भक्तों को पूरबिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? पूरबिया। उत्तर प्रदेश से जो भक्त आते हैं उनको क्या बोला जाता है? पूरबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरबिया बोला जाता है। ठीक है, तो पूरबिया बोला गया। तो वर्तमान स्वरूप गंग सिंह ने दिया, बीकानेर के शासक थे। मंदिर के बाहर जो कुंड है उसे नरसिंह कुंड कहते हैं। मंदिर के चारों तरफ जो जंगल है उसे बाणी, ओयन या जोड़ कहते हैं। मेले में सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान से आते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश से सेकंड नंबर पे आते हैं, और उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों को क्या बोला जाता है? पूरबिया बोला जाता है। देखिए, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के अगर गुरु की बात करें, गोरखनाथ थे। इनका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गुरु कौन है? गोरखनाथ। देखिए, गुरु गोरखनाथ है। बाछल देवी की संतान नहीं हो रही थी, तो गोरखनाथ की आशीर्वाद से बाछल देवी को संतान हुई, ये गोगा जी पैदा हुए। तो गोगा जी जब पैदा हुए तो गोरखनाथ का तो गो ले लिया इन्होंने, है ना। और गाय कोई माता मानते थे तो उसका गा ले लिया, है ना। तो इनका नाम गोगा पड़ा, ऐसे गोगा पड़ा। तो गोरखनाथ का तो गो ले लिया और गाय का गा ले लिया, तो ऐसे गोरखनाथ पड़ा। इसलिए गाय की रक्षा के लिए किससे लड़ ली थी? महमूद गजनी से लड़ ली थी। तो बीच में मुझे याद आ गई, मैं पहले पढ़ानी चाहिए थी लेकिन बाद में पढ़ाई, पर कोई बात नहीं। तो गुरु कौन है? गोरखनाथ है। गुरु कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है, गुरु कौन है दोस्तों? गोरखनाथ। ये बात समझ में आ गई? गुरु कौन हो गया इनका? गोरखनाथ हो गया। ठीक है, गुरु गोरखनाथ हो गया। अब है कि गोगा जी के क्या है कि अपने मंदिर के बारे में पढ़ लिया। अब हाँ, मंदिर के बारे, अब मंदिर के मैंने आपको बताया, गोगा जी का पहला मेला है। मुख्य मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ नौहर में लगता है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। दूसरा मेला लगता है सांचौर में। कहाँ लगता है दोस्तों? सांचौर में। दूसरा मेला कहाँ लगेगा? सांचौर। प्रश्न पूछा गया इसलिए मेरा सांचौर। पहले कहाँ लगता था? पहले कहाँ लगता था? जालौर में, लेकिन अब जालौर में, सांचौर भी जिला बन गया, इसलिए अब सांचौर में लगेगा। जिला कौन सा है? सांचौर। तो यहाँ पे क्या है? गोगा जी की ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी क्या है दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है। ओल्डी मतलब झोपड़ी। कहाँ स्थित है? ये स्थित है सांचौर में। कहाँ स्थित है? सांचौर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सांचौर में। सांचौर में, सांचौर में ढाणी है, किल्लिणियों की ढाणी, यहाँ है। तो गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी कहाँ स्थित है? सांचौर में। कहाँ है? सांचौर में और किल्लिणियों की ढाणी में स्थित है। यहाँ पे दूसरा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? दूसरा मेला। अगर परीक्षा में पूछा गया है और फिर भी पूछ ले तो दूसरा मेला कहाँ लगता है इनका? सेम डे ही लगेगा, उसी दिन, भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी, भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी, यानी गोगा नवमी को ही लगेगा मेला। लेकिन दूसरा मेला, पहला मेला कहाँ लगेगा? पहला मेला लगेगा नौहर हनुमानगढ़ में, दूसरा मेला लगेगा सांचौर में। दूसरा कहाँ लगेगा? सांचौर में, और जिसे गोगा जी की ओल्डी है, झोपड़ी भी कहा जाता है। तो ये दूसरा मेला हो गया, दूसरा मेला भी हो गया। ठीक है,
अब है इनके बारे में इंफॉर्मेशन, अगली इंफॉर्मेशन ये है कि मारवाड़ में क्या होता है। मारवाड़ बेसिकली मारवाड़ ज़्यादातर मारवाड़, वैसे पूरे राजस्थान में नहीं लेकिन मारवाड़ में क्या होता है, किसान हल खेतों में हल चलाने से पहले, जो किसान है हल चलाने से पहले हल को राखी बांधता है। हल को गोगा जी के नाम की राखी बांधता है। उस गोगा जी के नाम की राखी क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं, गोगा, उसको गोगा राखड़ी बोलते हैं। और इस गोगा राखड़ी में हल चलाने से पहले किसान बांधता है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि मारवाड़ में किसान हल चलाने से पहले गोगा के नाम की गोगा राखड़ी बांधता है। इस गोगा राखड़ी में कितनी गांठें हैं, कितनी गांठें हैं दोस्तों, इसमें 9 गांठें। कितनी गांठें, 9 गांठें होती। कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। तो 9 गांठें होती, गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। ठीक है। अब गोगा जी के गांव गांव में स्थान कहाँ बनाए गए, तो गोगा जी गांव गांव में एक स्थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी का क्या वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कहाँ होता है इनका स्थान, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कैसे होता है, देखो ये पेड़ हो गया, खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी में राज्य वृक्ष है, ये खेजड़ी का वृक्ष हो गया। ये हो गया एकदम जमीन से लगता हुआ। यहाँ क्या करते हैं, ऐसे मंदिर सा बना देते हैं। ठीक है, उसमें एक पत्थर रख देते हैं और इस पे क्या होता है, एक सांप, सांप की वो होती है, मतलब आकृति होती है, सांप की आकृति होती है इस तरह से, है ना। ये तो हो गया आपका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे। तो गोगा जी के स्थान का होता है हर खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। और इसके लिए एक कहावत लिखी है, गांव गांव गोगा ने गांव, गांव 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 गोगा ने गांव और गांव गांव खेजड़ी। एग्जाम में प्रश्न पूछा कि गांव गांव गोगा ने गांव, गांव गांव खेजड़ी का संबंध किस लोक देवता से। तो जिसने ये पढ़ा है कि जिस खेजड़ी के पेड़ के नीचे इसका स्थान है तो समझ जाएगा गोगा जी का स्थान है। दूसरा, इसमें गोगा नाम पहले ही आ गया तो वैसे हमें समझ जाना चाहिए। तो फिर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया इस कहावत को लेकर। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, परंतु घरों में भी पूजा की जाती है, घरों में भी पूजा की जाती है। और घरों में कैसे पूजा की जाती है दोस्तों, मिट्टी का घोड़ा बना के, मिट्टी का घोड़ा बना के गोगा जी की पूजा की जाती है। मिट्टी का घोड़ा बनाते हैं, मिट्टी का घोड़ा बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। घरों में मिट्टी का घोड़ा बना के उसकी पूजा की जाती है। गोगा जी घोड़े का नाम क्या, जो घोड़े की बात है तो नीली घोड़ी। क्या है, नीली घोड़ी। गोगा जी घोड़े का नाम क्या है, नीली घोड़ी। तीसरा है, गोगा जी का जो चिन्ह है, मतलब गोगा जी घोड़ी पे बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं, भाला लेके, भाला लेके गोगा जी घोड़ी पे बैठे हैं। तो भाला इनका क्या है, चिन्ह है, इनका प्रतीक है। तो नीली घोड़ी है, आप देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक पिक्चर मैंने रख रखी है यहाँ पे, ये देखो, ये है गोगा जी। ये क्या है, गोगा जी। देखो गोगा जी ने क्या कर रखा है दोस्तों, ये भाला ले रखा है, ये भाला ले रखा है। घोड़ी का रंग क्या है, नीला है। ठीक है, इसमें देखो ये सांप है, ये सांप हो गया, ये सांप हो गया। ठीक है, घोड़ा हो गया आपके, है ना, सांप हो गया और भला हो गया। तो ये तस्वीर क्या है, गोगा जी की तस्वीर है। किसकी, किन की तस्वीर है ये, गोगा जी। ये चित्र किन का है, गोगा जी। किन का है, गोगा जी का चिन्ह है। किन का चिन्ह है ये, गोगा जी का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके गोगा जी का चिन्ह, ये गोगा जी की तस्वीर हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी बात गोगा जी के बारे में कि भाई मारवाड़ में किसान हल गोगा राखड़ी बांधता है। कितनी गांठें, 9 गांठें। स्थान कहाँ है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। कहाँ इनका स्थान, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। गांव गांव गोगा ने गांव, गांव गांव खेजड़ी इनके कहावत गाई जाती है। किस लोक देवता से संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। घरों में कैसे पूजा की जाती है, मिट्टी का घोड़ा बना की जाती है। घोड़ी कौन सी, इनकी नीली घोड़ी है। और भाला चिन्ह लिए, भाला लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं दोस्तों, भाला लिए हुए। अब गोगा जी के क्या है कि फट बांची जाती है। गोगा जी की फट, भाई भोपे हैं, लोक देवता है, फट तो होगी, सब लोक देवताओं की फट है। तो गोगा जी की फट बांची जाती है और फट को आप बांचते हैं 2 वाद्य यंत्रों के साथ। उस वाद्य यंत्रों के नाम है डेरू, डेरू तथा माठ वाद्य यंत्र। मांदल या माठ, क्या था, मांदल, मांदल है, हाँ मांदल वाद्य यंत्र, माठ नहीं, मांदल वाद्य यंत्र, है ना। डेरू या मांदल वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, डेरू या मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनकी क्या बाची जाती है, फड़। क्या बाची जाती है दोस्तों, फड़ बाची जाती है।
फट का वाचन करते हैं। इनके जो भक्त हैं वो नृत्य करते हैं कौन सा? साकल नृत्य। भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? साकल नृत्य। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाद्रपद की कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को जो नौहर हनुमानगढ़ में मेला लगता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाएगा दोस्तों? साकल नृत्य। क्यों? क्या ये प्रश्न पूछा हुआ नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे? देखो, भक्त कौन सा नृत्य करेंगे? साकल नृत्य। गोगा जी की एक अपने पास इंफॉर्मेशन अपने पास है कि भक्त कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? साकल नृत्य करते हैं। ये कौन नृत्य करता है? भक्त, गोगा जी के भक्त। कौन करेंगे? गोगा जी के भक्त करेंगे। गोगा जी के ये नृत्य कौन करेंगे? गोगा जी के भक्त करेंगे। जब गोगा जी के भक्त साकल नृत्य करते हैं तो कब करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि रोज करेंगे, तो पर्टिकुलर दिन करेंगे, विशेष दिन करेंगे। और विशेष दिन कौन सा होगा? गोगा नवमी होगा। कौन सा होगा? गोगा नवमी। तो हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले। एग्जाम में ये जरूर पूछा हुआ है कि साकल नृत्य किस लोक देवता का, साकल नृत्य का संबंध किस लोक देवता से? तो गोगा जी से। गोगा जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? तो साकल नृत्य करते हैं। पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो गोगा नवमी के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? साकल नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? साकल नृत्य, क्योंकि हम उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो कौन सा नृत्य करते हैं? साकल नृत्य करते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और देखो कि गोगा जी के गीतों को क्या बोलते हैं? छाबली। क्या बोलते हैं? छाबले। गोगा जी गीत क्या कहलाते हैं? छाबले या छाबली। छाबले या छाबली, ये क्या गीत हैं? गोगा जी के गीत। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि छाबले का संबंध किस लोक देवता से है? तो गोगा जी से। पहला प्रश्न। गोगा जी से संबंधित गीतों को क्या कहते हैं? छाबले या छाबली। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ ले कि गोगा नवमी के दिन नौहर हनुमानगढ़ में या सांचौर में कौन से गीत गाए जाते? कौन से लोक गीत गाए जाते हैं मंदिरों में? गोगा जी के मंदिर में कौन से लोक गीत गाए जाते हैं? छाबले या छाबली, ये वाले। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस अब देखो, छाबले से इन्फॉर्मेशन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आंसर एक ही है, पर अलग अलग तरीके से पूछने वाला है ना। ऐसे साकल नृत्य पे पूछा हो, इस तरह से पूछ सकते हैं ना। डेरू गोगा नवमी के दिन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? डेरू मांदल। मुख्यतः कौन सा? डेरू मांदल। कह सकते हैं फड़का वाचन। मान लो गोगा नवमी के दिन फड़का वाचन हो रहा है, क्वेश्चन कर सकते हैं ना, फड़का वाचन कर सकते हैं भाई, बर्थडे है आज तो जन्मदिन है, तो करेंगे भाई, फट बाचेंगे, उनके बारे में बताएंगे लोगों को, तो फट का वाचन करें, डेरू मांदल। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साकल नृत्य रोज नहीं कर सकते, गीत रोज नहीं गाए सकते, गीत एक पर्टिकुलर दिन गाए जाएंगे, कि फट तो कभी बांध सकते हैं, है ना, फट का कोई दिक्कत नहीं है। तो साकल नृत्य कब किया जाता है? गोगा नवमी को पूछ सकते हैं। छाबले गीत कब गाए जाते हैं? गोगा नवमी में गाए जाते हैं। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फट का वाचन डेरू मांदल यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ। और नृत्य कौन सा करते हैं? साकल नृत्य, ठीक है। और गीत कौन से? छाबले या छाबले इनके गीत, ठीक है, ये इनके गीत। अब है जैसे बापू जी में अपन ने पढ़ा था कि संयोगी थे, ऐसे इनके 2 संयोगी नाम आपको देखने को मिलेंगे। इनके 2 संयोगी थे। पहला संयोगी था जवाहर पांड्या। कौन था? जवाहर पांड्या। पहला संयोगी था जवाहर पांड्या। इनका दूसरा संयोगी था भज्जू, हाँ, भज्जू कोतवाल। दूसरा संयोगी कौन था इनका? दूसरा सहयोगी कौन था इनका? भज्जू कोतवाल। तो जवाहर पांडे और भज्जू कोतवाल इनके क्या थे दोस्तों? सहयोगी, यानी साथी। सहयोगी मतलब साथी, दोस्त, पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बी बेस्टीज, है ना, दोस्त थे इनके, ठीक है। तो जवाहर पांडे और भज्जू कोतवाल। पांडे वो नहीं है हार्दिक पांड्या, कुणाल पांडे, ये जवाहर पांडे अलग है। चलो याद तो रह जाएगा आपको इससे ना। तो जवाहर पांडे और कौन थे? भज्जू कोतवाल इनके थे। अब है गोगा जी के अपन उपनामों को देख लेते हैं। देखो उपनाम, मैंने आपको बताया उपनाम है, 2-4 उपनाम है। गोगा जी के उपनाम देख लेते हैं अपन, है ना, उपनाम कौन कौन से। तो गोगा जी के उपनाम कौन से? पहला तो मैंने बताया आपको, गोगा जी को नाग देवता बोलते हैं, नाग देवता बोलते हैं। दूसरे को जहार पीर भी बोलते हैं। मैंने आपको जहार पीर किसने नाम दिया था? महमूद गजनी ने दिया था, जिंदा पीर बोलते हैं। तीसरे इनको बोलते हैं गोगा बप्पा बोलते हैं, गोगा बप्पा। बप्पा रावल थे मेवाड़ के संस्थापक, मेवाड़ राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल। तो गोगा बप्पा भी बोलते हैं। जहार पीर, पीर मतलब मुसलमानों में बोला जाता है, मुसलमान जहार पीर, और चौथा मुसलमान क्या बोलते हैं? गोगा पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोगा पीर भी कहते हैं। तो 4 नाम हो गए, नागों का देवता, गोगा पीर, जहार पीर और गोगा बप्पा, 4 नाम हो गए, ठीक। गोगा जी को चौथा विष्णु का अवतार, 5 विष्णु का अवतार ही माना जाता है। एक ये भी है कि विष्णु का अवतार ही माना, गोगा जी को विष्णु का अवतार ही माना जाता है। एक चीज मैं बताना भूला था
कि जो अर्जुन और सर्जन का युद्ध हुआ था ना, अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का हमें पता चलता है रणकपुर प्रशस्ति से। रणकपुर में एक प्रशस्ति मिली। इतिहास को जानने के स्रोत हैं, रणकपुर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि ऐसा गोगा जी थे और गोगा जी का युद्ध हुआ अर्जुन सर्जन के साथ। इसकी जानकारी में रणकपुर प्रशस्ति मिलती है, रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है ना। इसका हमें रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है। और दयाल दास खींची वाचन में भी इसका हमें देखने को मिलता है कि ये युद्ध अर्जुन सर्जन के बीच में गोगा जी का युद्ध हुआ था। तो एक पुख्ता जानकारी है ना। तो पूछ सकता है कि अर्जुन सर्जन का संबंध किस लोक देवता से, तो अर्जुन सर्जन का संबंध किस लोक देवता से, गोगा जी से। ठीक है, तो विष्णु का अवतार मानते हैं, गोगा पीर बोलते हैं, गोगा बप्पा बोलते हैं। इस तरह से बात हो। ये हो गई दोस्तों गोगा जी की बातें अपनी। ठीक है, गोगा जी की बातें अपनी बहुत हो गई। गोगा जी का जन्म 1946 में, इसको देख लेते हैं एक बार अपन ना। देखो गोगा जी जन्म को हुआ 1946 में हुआ। विक्रम संवत की बात करें तो 1003 विक्रम संवत में हुआ, 1946 में और 1003 विक्रम संवत में हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? जिला चूरू में हुआ, गांव ददरेवा गांव था। जन्म स्थान को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। वंश चौहान था, नागर वंश के थे। पिता जेवर सिंह, माता बाछल और पत्नी केलम दे थी, कोलमंड की राजकुमारी, जहां से बापूजी थे। पत्नी को सर्पदंश से बचाने के कारण इनको नागों सर्पों का देवता कहा जाता है, मैंने आपको बता दी। महमूद गजनी से चिनाब नदी के किनारे युद्ध किया, जिसका पता हमें जान कवि द्वारा रचित कायम खां रासों से पता चलता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। चचेरे भाई अर्जुन सर्जन थे। अपने चचेरे भाइयों से युद्ध करते समय गोगा जी की मृत्यु कर, इसका पता हमें कहाँ से चलता है? रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति से हमें इस बात का पता चलता है। युद्ध करते समय इनका शीश चूरू ददरेवा में गांव में गिरा, इस कारण ददरेवा गांव को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। तथा इनका धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, इस कारण नौहर हनुमानगढ़ को धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहा जाता है। देखो गुरु कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा? गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी। कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी में हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला लगता है, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। इसी नवमी में, चलो उसके अपन आगे। अब गोगा मेढ़ी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसकी आकृति मुकबरेनुमा है। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप राजा गंग सिंह बीकानेर ने तैयार करवाया था। इस मंदिर के बाहर जो कुंड है उसे नरसिंह कुंड कहते हैं और जंगल को बनी ओणिया जोड़ कहते हैं। ठीक है, गोगा जी का दूसरा जो स्थान वो है सांचौर जिले में गोगा जी की ओल्डी नाम से, झोपड़ी नाम से प्रसिद्ध है, जो कि किलकलियों की ढाणी में स्थित है। यहाँ पे गोगा जी का दूसरा मेला लगता है। मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेतों में हल चलाने के समय हल को राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। इस राखी में 9 गांठें होती हैं। गोगा जी का स्थान कौन सा कहलाता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं, सबको पता है। गांव गांव गोगा ने गांव, गांव गांव खिचड़ी का कहावत का संबंध किस लोक देवता से? गोगा जी से। गोगा जी की फड़का वाचन डेरू और मांदलवाद यंत्रों के साथ किया जाता है। गोगा जी के भक्त कौन सा नृत्य करेंगे? साकल नृत्य करेंगे। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि गोगा नवमी को कौन सा नृत्य किया जाता है, तो साकल नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश से गोगा जी के मेले में आने वाले भक्तों को पूरबिया कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। गोगा जी के गीतों को छाबले या छावली कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि गोगा नवमी के दिन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो छाबले या छावली। गोगा नवमी के दिन गोगा जी गीत गाए जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं? छाबले या छावली कहते हैं। सहयोगी कौन थे? जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। घोड़ी कौन सी है? नीली घोड़ी और भाला लिए हुए, मैंने आपको वो भी बता दी, तस्वीर भी बता दी। एक बार फिर आप देख लीजिए तस्वीर, ये गोगा जी की तस्वीर, नीली घोड़ी है, भाला है, सांप है। ठीक है, तो ये गोगा जी की तस्वीर। उसके बाद है गोगा जी के उपनाम। गोगा जी का नागों का देवता गोगा पीर, जहार पीर अर्थात जिंदा पीर। गोगा जी को जहार पीर महमूद गजनवी ने कहा था। गोगा बप्पा भी कहते हैं। गोगा जी को विष्णु का अवतार ही माना जी। और गोगा जी की पूजा भाले लिए योद्धा के रूप में भी की जाती है। गोगा जी घर में पूजा कैसे की जाती है? मिट्टी का घोड़ा बना के गोगा जी की पूजा की जाती है घर में, ये भी मैंने आपको बता दी। तो गोगा जी संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पे आपसे शेयर कर ली। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। गोगा जी के बारे में हमारी यही आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगले जी बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेहाजी के बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी अगली क्लास, क्योंकि बहुत छोटी रहेगी। मेहाजी मांगले की जो इन्फॉर्मेशन बुक्स में मिलती है वो ज़्यादा नहीं मिलती है, और इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक के क्वेश्चन पूछे गए, तो इनसे इतनी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे? पंचपीरों के क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। पंचपीरों क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे, और देखेंगे किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जो आपने नोट्स में लिखा है, जो आपने यहाँ पढ़ा है, कि उसी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो और आप किसी भी किताब में, आप 4 या 5 पंचपीर पढ़ने के बाद आप किताबों को देख लीजिए, किसी भी किताब में आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 99% नहीं मिलेगा। 1% तो मिल सकता है दोस्तों, लेकिन 99% नहीं मिलेगा। अर्थात 99% कवर कर लेते ना तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले 99% कर लें,
उसके बाद 100% भी अपन कवर कर लेंगे। तो 99% आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। आप नोट्स देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये जो क्लास है ना, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी उन लोगों के लिए है जो अभी अभी परीक्षा देके पास कर रहे हैं, जिन्होंने अभी कॉलेज की परीक्षा दी है, 12वीं की परीक्षा दी है। अब वो क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं क्या करें। उनको लग रहा है कि हम अब राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें, और राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें तो गाइड चाहिए। अब सब गाइड किसके लिए? आरएस के लिए तो गाइड करते हैं। आरएस के लिए तो क्या बड़ी बड़ी कोचिंग क्या करती है, सेमिनार लगाती है। क्या लगाती है? सेमिनार लगाती है। लेकिन सेमिनार लगाने से पहले उन बच्चों में बूस्ट करें, कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा पता तो लगे ना कैसा आता है। तो आप इन वीडियोस को देखो। दोस्तों ये वीडियो बच्चों देखो, ये वीडियो क्या है, बेसिक है और एडवांस भी यही है। ऐसा नहीं कि एडवांस में कुछ अलग थ्योरी आ जाएगी, नहीं। एडवांस सिर्फ ये बताया जाएगा कि सब्जेक्टिव में कैसे लिखें, इससे ज़्यादा नहीं बताते। गोगा जी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था तो था, अब इसमें बेसिक और एडवांस क्या करेगा? यही रहेगा। ये सत्य है, इसका क्या है? सत्य है। अब इस सत्य को खींचते जाओ, है ना, ये सत्य है। इसको आप बेसिक और एडवांस में डिवाइड नहीं कर सकते, सत्य है। नीली घोड़ी आपको हर बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी से बीच की कोचिंग आपको नीली घोड़ी बताएगा, क्योंकि यही सत्य है। और सत्य यही कि गोगा जी के प्रश्न इसमें से आएंगे, रामदेव जी के प्रश्न इसमें से आएंगे, ये सत्य है आपका। एक सत्य ये भी है कि आप अपनी तैयारी करने से पहले तैयारी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। तैयारी किस चीज़ की, मतलब मेरा आरएस से नहीं है, या मेरा पटवारी से नहीं है, या मेरा टीचर से नहीं है। मेरा तैयारी से मतलब कि मुझे तैयारी करते समय पढ़ना क्या है। पहले क्या होता था कि हम गांव से आते थे शहर, है ना, गांव से शहर आ गए, कहाँ आ गए? गांव से शहर आ जाते थे। अब गांव से शहर आके हमें सीधा कोचिंग मिलती थी। क्या मिलती थी दोस्तों? कोचिंग मिलती। सीधी क्या मिलती थी? कोचिंग मिलती थी। गांव से शहर आए, सीधी हमें क्या मिली? कोचिंग मिली। क्या मिलती थी? कोचिंग। गांव से शहर आए, हमें कोचिंग मिल गई। अब कोचिंग में जाते क्या हुआ, 1 घंटे की क्लास ली और वो क्लास दोबारा हमें देखने को नहीं मिलती थी। अब जो पहली बार जो गाँव से आया है, ये गाँव से नहीं, मैं शहर की बात भी कर रहा हूँ, शहर की भी कर रहा हूँ। जो आज बच्चा शहर का है, जो बच्चा गाँव का है, वो पहली बार कोचिंग में जा रहा है, राजस्थान जीके को पढ़ रहा है, तो उसे नहीं समझ में आएगा, उसका सब ऊपर से जाएगा। लेकिन भला हो यूट्यूब का, किसका? वाईटी का भला हो, वाईटी का भला हो, यूट्यूब का भला हो कि हमें बार बार रिपीट करके हम इनको पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो देखें, है ना, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही देखें, है ना, आप वीडियो देखें जिनका देख सकते हैं ना, आप वीडियो देखें। आपको लगता है कि यार यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, तो उसको आप फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, मतलब वीडियोस देखें, फॉलो करो, है ना, उन्हें फॉलो करो। फॉलो करने के बाद अब देखो, जैसे ये वीडियो है, मैंने गोगा जी पढ़ाया, रामदेव जी पढ़ाया, बाबू जी पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक्स और एडवांस यही है, मैंने आपको पहले बता दिया। आप इसको पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आपको किताब, नोट्स के बाद क्वेश्चंस करो। क्या करो? प्रश्न करो, प्रश्न को, सवालों को सॉल्व करो। अब प्रश्न करने के बाद आपको लगता है कि हाँ प्रश्न हो रहे हैं, और आप प्रश्न कर रहे हैं, मान लो आरएस 2021 में कोई प्रश्न गोगा जी से पूछा आया, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने उस प्रश्न को हल कर दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्या मजा आ गया, 2021 का क्वेश्चन, आरएस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यानी अब मैं किसकी तैयारी कर सकता हूँ? आरएस की तैयारी कर सकता हूँ। अगर मैं आरएस की तैयारी कर सकता हूँ, तो बाकी पटवारी हुआ, है ना, पटवारी हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, या सीईटी कौन सी 12th लेवल वाली हुई, या ग्रेजुएशन वाली सीईटी हुई, वो सब मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, आपको पता लगेगा। तो आप किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें। यूट्यूब से पढ़ने का फ़ायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि मुझे इस तैयारी के दौरान में पढ़ना क्या है, मुझे जीके में पढ़ना क्या है, इतिहास में, हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में मुझे क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर में मुझे क्या, कि सबसे समस्या आती है आर्ट एंड कल्चर में आती है। आर्ट एंड कल्चर में मुझे क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में भी समस्या आती है, सभी में समस्या आती है। इनमें पढ़ना क्या है कि मैंने किताब गया, साल भर नोट्स बनाया, पता लगा याद ही नहीं हो रहे। तो याद करने के तरीके, जैसे मैं आगे जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा, मैं अपने याद करने के तरीके बताऊंगा, कैसे मैंने चीज़ों को याद रखा, कितने लंबे समय तक याद रखा, वो तरीके मैं बताऊंगा। और बहुत बड़े तरीके नहीं है, साइंटिफिक तरीके नहीं, देसी तरीके हैं। जैसे चूल्हे की रोटी हम बनाते हैं, वही तरीका है, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। तो चलो कभी और बात करेंगे। बाकी ये परीक्षा, ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नए नए आ रहे हैं, जो पक गए हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो उनको पता है क्या पढ़ना है। जिनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, यानी फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग 12th का एग्जाम पास करें, बहुत लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं इस साल, तो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है मैंने कोई चीज़ गलत बता दी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप इसका जानकारी जरूर दें। अगर गलत है तो मैं सही कर लूँगा, और अगर एक्स्ट्रा जानकारी तो उसे अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, सीखना सबसे चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।